Hello friends, today we are going to understand the UNFC classification as per our mineral evidence and mineral content rule. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हमारा जो रिजर्व क्लासिफिकेशन या कोडिंग सिस्टम है जो यूएनएफसी के अकॉर्डिंग है और उसे हमने अभी गवर्नमेंट ने मिनरल एविडेंस एंड मिनरल कंटेंट रूल में जो यूएनएफसी और क्रिस्को की रिकमेंडेशन को इंक्लूड करते हुए जो एमईएमसी रूल हमारे इंडिया में चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एमईएमसी रूल 2015 जब गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था तो यूएनएफसी और क्रिस्को की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एमईएमसी रूल को डिज़ाइन किया गया है। इसमें यूएनएफसी वर्ल्ड वाइड हम भी पहले से जानते थे, क्रिस्को की क्या एडवाइस उसमें इंक्लूड की गई है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझ लेते कि एमईएमसी रूल में मिनरल एविडेंस एंड मिनरल कंटेंट रूल में मिनरल एविडेंस क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है। अभी जो एमईएमसी रूल 2021 में जो अमेंडमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेज हुए हैं। मिनरल एविडेंस को गवर्नमेंट ने जो मिनरल एविडेंस की जो क्राइटेरिया चेंज किया है वो क्या चेंज किया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मिनरल एविडेंस रूल प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, जिसको अभी गवर्नमेंट कंपोजिट लाइसेंस के रूप में एमएमडीआर में अमेंड कर दिया है, उसका कंपोजिट लाइसेंस जो डायरेक्ट पीएल लेके और उसको एमएल में कन्वर्ट करवा सकते हैं हम। तो उसके लिए मिनरल एविडेंस रूल क्या है और एमएल के लिए एविडेंस रूल क्या है। तो इन द केस ऑफ ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कैरिड आउट रिकन्सेंट सर्विस G4 लेवल पे हमको उस डिपॉजिट का G4 लेवल पे हम कम से कम हमको उसका सर्वे करना होगा टू इस्टेब्लिश एनोमलस जोन्स वर्थी ऑफ फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड प्रिपेयर ए जियोलॉजिकल स्टडी रिपोर्ट कंफर्मिंग टू पार्ट 4 ऑफ द शेड्यूल and such geological study report has been submitted to the state government। G4 लेवल पे इसका सर्वे होगा और उसकी जियोलॉजिकल स्टडी रिपोर्ट बनेगी जो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी और उस बेस पे हम उसके पीएल प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस के लिए ऑक्शन में जा सकते हैं। और अभी जो अमेंडमेंट एमएमडीआर में अमेंडमेंट कर दिया है, ऑक्शन रूल में भी वो चेंजेज आ गया है। अगर G4 लेवल पे भी आपके पास सर्वे अवेलेबल नहीं है तो उसकी एडजॉइनिंग लीज जो उसी मिनरल की जो एडजॉइनिंग लीज है उसी डिस्ट्रिक्ट में या उसके सराउंडिंग एरिया में वहाँ का जो डिपॉजिट का G3 लेवल पे अगर रिसोर्स इस्टेब्लिश्ड है तो G3 लेवल के रिसोर्स को पर हेक्टर कितना आ रहा है उस लीज में उसको अपनी एरिया में अप्लाई करके भी हम पीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एमएल के लिए माइनिंग लीज अप्लाई करने के लिए कैरिड आउट 8 लिस्ट जनरल एक्सप्लोरेशन G2 लेवल ओवर द एरिया टू एस्टेब्लिश इंडिकेट मिनरल रिसोर्स 332 एंड प्रिपेयर एट लिस्ट ए प्री फिजिबिलिटी स्टडी F2 रिपोर्ट टू establish probable mineral reserve 121 or 122 conforming to part 5th of the schedule to plan mining operation for a period of 5 years from the date of commencement of the mining lease and such report has been submitted to the state government। तो ये मिनरल एविडेंस रूल के अकॉर्डिंग जो मिनरल एविडेंस क्या है उसको समझने की कोशिश की हमने। अभी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है, तो मीन्स द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द बेनिफिशियबिलिटी एंड
marketability of a mineral for a given region and given time below which the mineral obtained after mining can be discarded as waste. वेस्ट और मिनरल, जो मार्केटेबल मिनरल है, जो जिसकी कोई वैल्यू है, उसके बीच की जो लाइन है, दैट इज अ थ्रेशोल्ड, दैट इज कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड वैल्यू. इसे IBM टाइम टू टाइम चेंजेज करती है मार्केट के अकॉर्डिंग और उसको रिवाइज करती है. अभी एक रूल और हम समझ लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसका सीधा सीधा यूनिवर्सिटी क्लासिफिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है. तो रूल 12 ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ MCDR 2017 है. द होल्डर ऑफ ए माइनिंग लीज शैल कैरी आउट डिटेल एक्सप्लोरेशन G1 लेवल over the entire potentially mineralized area under the mining lease within a period 5 years from the date of opening of mine after execution of such mining lease. In the case of existing mining lease, detailed exploration G1 level over the entire potential mineralized area under the mining lease shall be carried out within period of 5 years from the date of commencement of these rules. जो MCDR 2017 रूल इस्टेब्लिश हुए उसके 5 साल के अंदर अंदर सभी एग्जिस्टिंग लीज को अपने मिनरलाइज्ड एरिया को G1 लेवल पे प्रूव कर देना है, पूरे रिजर्व को G1 लेवल पे प्रूव कर देना है. ये रूल की लैंग्वेज है. तो इस रूल को भी ध्यान में रखेंगे हम आगे. पूरी MEMC यूनिवर्सिटी क्लासिफिकेशन के बेस पे जो MEMC रूल जो डिजाइन किया है गवर्नमेंट ने, उसको समझने के लिए. तो गवर्नमेंट ने 2 सिस्टम की रिकमेंडेशन को इंक्लूड किया इसमें, यूनिएफसी और क्रिस्को. तो यूनिएफसी क्लासिफिकेशन क्या है और क्रिस्को की क्या रिकमेंडेशन को इंक्लूड किया है, किस बेस पे डिजाइन किया, उसको समझने की कोशिश करेंगे अपन. क्रिस्को, पहले हम क्रिस्को को समझ लेते हैं. क्रिस्को इज एन इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी विदाउट लीगल अथॉरिटी relying on its constituent members to ensure regulatory and disciplinary oversight at a national level. It recognizes the truly global nature of the minerals industry and the agreed need for international consensus on reporting standards. बेसिकली क्रिस्को इसके मेंबर देशों की या कंट्रीज़ की बीच में बनी हुई कमेटी है जो अपनी मिनरल इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं. क्रिस्को इंक्लूडेड टुडे 7 नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, यूरोप एंड UK, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रसिया. यूनिएफसी इंक्लूडेड इन MEMC रूल 2021. यूनिएफसी के अकॉर्डिंग क्या रिजर्व और रिसोर्स को डिसाइड किया गया है हमारे MEMC रूल में, उसको एक ब्रीफ यहाँ समझ लेते हैं. एक बार उसका थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं, फिर उसको डिटेल में हम आगे हमारी स्लाइड में समझेंगे. द एक्सप्रेशन रिकॉन्सेंस सर्वे G4 है, प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन G3 कहलाता है, जनरल एक्सप्लोरेशन G2 कहलाता है, डिटेल एक्सप्लोरेशन G1 कहलाता है. इसी तरह से फिजिबिलिटी और इकोनॉमी में भी जियोलॉजिकल स्टडी हुई तो F3 पे जाएगी. प्री फिजिबिलिटी स्टडी और फिजिबिलिटी स्टडी 3 क्राइटेरिया हो गए. और इकोनॉमिक पे भी इकोनॉमिक, पोटेंशियली इकोनॉमिक एंड इंटरसिकली इकोनॉमिक, पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक 3 क्राइटेरिया हो गए. इस बेस पे जो यूनिएफसी क्लासिफिकेशन में जो रिसोर्स और रिजर्व को कोडिंग करता है, यूनिएफसी MEMC रूल में जो रिकमेंडेशन लिए यूनिएफसी से, रिकन्सेंस मिनरल रिसोर्स 334, इन्फर्ड मिनरल रिसोर्सेज 333, इंडिकेट मिनरल रिसोर्स 332, मेजर्ड मिनरल रिसोर्स 331 और रिजर्व में प्रोबेबल मिनरल रिजर्व 121 एंड 122, प्रूव मिनरल रिजर्व 111. अब इसमें फिजिबिलिटी और प्री फिजिबिलिटी जो रिसोर्स है, फिजिबिलिटी मिनरल रिसोर्स 211, प्री फिजिबिलिटी रिसोर्स 221 एंड 222.
अब ये 222, 221, 211, 111, 211, 122 क्या है, इसको समझना होगा हमको। ऐसे ये एक्सिस कहाँ से आ जाते हैं, ये 121 किसको कह देते हैं, 122 किसको कह देते हैं, क्यों कह देते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमको पता होना चाहिए कि रिसोर्स, जैसे यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में दो वर्ड यूज कर रहा है, रिकन्सेस मिनरल रिसोर्स, इन्फर मिनरल रिसोर्स, इंडिकेट मिनरल रिसोर्स, रिसोर्स और रिजर्व, दो टर्मिनोलॉजी आ रही है। तो हमें पहले रिसोर्स और रिजर्व को समझना पड़ेगा कि रिसोर्स और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। रिसोर्स आर कंसंट्रेशंस ऑफ मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन or on the earth crust in such form quantity and quality and quantity that there are reasonable prospect for eventual economic extraction. Measured, indicate, inferred, इसको कैटेगराइज कर रहा है आगे। बेसिकली रिसोर्स क्या है कि ऐसा अर्थ क्रस्ट में जो ऐसा मटेरियल, बेसिकली मिनरल है, वो ऐसा मिनरल जिसकी इकोनॉमिक वर्थ है, इकोनॉमिक वर्थ होना चाहिए तभी वो मिनरल कहलाएगा। तो उसकी पर्टिकुलर कोई ग्रेड अलॉटेड है उसको। मान लीजिए लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन में सीमेंट ग्रेड है या केमिकल ग्रेड है या एसएमएस ग्रेड है, तो पर्टिकुलर उसको ग्रेड अलॉटेड है। और या गोल्ड है, तो गोल्ड को भी उसकी ग्रेड अलॉटेड है, तो उसकी एक वर्थ है। तो इसका इकोनॉमिकल वैल्यू होना ज़रूरी है, तभी रिसोर्स कहलाएगा। तो उसमें ग्रेड आएगी तभी उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू आएगी, अदरवाइज वो वॉल्यूम है। एक लाइमस्टोन है, उसकी ग्रेड पता नहीं है, तो वो उसकी क्वांटिटी निकालेंगे तो वो डेट इज अ वॉल्यूम। जब उसकी ग्रेड इंटरपोलेट करेंगे तो डेट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। तो रिसोर्स एक इकोनॉमिक वर्थ है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पता है, तो उस क्वांटिटी को रिसोर्स कहते हैं। रिजर्व क्या है, तो द इकोनॉमिकली माइनेबल पार्ट ऑफ मेजर्ड एंड इंडिकेट मिनरल रिसोर्स। अब पीछे हमने जो रिसोर्स समझा, उसमें से भी जो माइनेबल पार्ट है, इकोनॉमिकली माइनेबल, उसमें उसके डाइल्यूशन लॉसेस इंक्लूड कर लिए हैं। एप्रोप्रिएट असेसमेंट हैव बीन कैरिड आउट, उसका असेसमेंट कर लिया है हमने, उसके सारे फैक्टर लगा के। उसके बाद जो पार्ट आ रहा है डेट इज अ प्रूवन और प्रोबेबल में जो कन्वर्ट कर लिया गया है, तो उसको रिजर्व कहेंगे। मान लीजिए कि गोल्ड बहुत वर्थ, इकोनॉमिकली वर्थ वाला मिनरल है, लेकिन अगर उसको माइनिंग करने में उसकी कॉस्ट उससे ऊपर जा रही है, तो वो रिसोर्स तो है लेकिन रिजर्व नहीं है। चाहे गोल्ड हो चाहे डायमंड ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर माइनेबल कॉस्ट अगर उससे ऊपर जा रही है, माइनिंग कॉस्ट, तो वो रिजर्व में कन्वर्ट नहीं कहलाएगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिएफसी आखिर जो भी हम 111, 121, 122, इसको कोडिंग सिस्टम ये कहाँ से आता है, क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही काफ़ी लोगों को पता है कि 111, 121 क्या है। ये 3 एक्सिस होते हैं, जियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, फिजिबिलिटी, जियोलॉजी एक्सिस होते हैं। लेकिन अब इसको आगे हम इसमें हमारे रिजर्व पे ये अप्लाई कैसा होता है, प्रैक्टिकली ये कैसे अप्लाई होते हैं, प्रैक्टिकली हमारा रिजर्व कैसे कैटेगराइज हो जाता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज यूएनएफसी। द यूएनएफसी इज देयरफॉर ए 3-digit code based system wherein the first digit represent economic viability axis, second digit represent feasibility axis, and third digit represent geological axis. Each of these axes has further codes in decreasing order. The economic viability has codes 1, 2, 3 in decreasing order. Similarly, the feasibility assessment has codes 1, 2, 3, and the geological assessment has 4 codes, is that 1 detail exploration, 2 regional exploration, 3 prospecting, 4 reconnaissance. Thus the highest category of resource under UNFC system will have the code 111 and the lowest category will have the code 334. तो ये एक डेफिनेशन हो गई। इसी डेफिनेशन को आगे हम
डिटेल में जाएंगे। तो 3 एक्सिस की बात कर रहा है। 3 एक्सिस में कौन सा है? इकोनॉमिक, फिजिबिलिटी और जियोलॉजी। पहला फर्स्ट एक्सिस जो है वो इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एक्सिस फिजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा एक्सिस जियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। हमें याद ऐसे रखना है EFG। जियोलॉजिकल एक्सिस में चार कोड बताए हैं। तो जियोलॉजिकल असेसमेंट विच इज मोर और लेस लाइक द क्लासिफिकेशन एज पर ISP adopted by GSI and other agencies in India. The process of geological assessment is generally conducted in stages of increasing details. The typical successive stage of geological investigation is the reconnaissance, prospecting, general exploration and detail exploration. जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सिस, जियोलॉजिकल एक्सिस पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो है रिकन्सेंस। उसके बाद उसका और कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा कब? जब प्रोस्पेक्टिंग होगी। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कब? जब जनरल एक्सप्लोरेशन होगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब डिटेल एक्सप्लोरेशन होगा। फिजिबिलिटी में भी 3 एक्सिस है, जियोलॉजिकल स्टडी, प्री फिजिबिलिटी स्टडी एंड फिजिबिलिटी स्टडी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जियोलॉजिकल स्टडी से ऊपर प्री फिजिबिलिटी स्टडी, प्री फिजिबिलिटी से ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी। इकोनॉमिक एक्सिस में भी 3 एक्सिस है, इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक, उससे ऊपर पोटेंशियली इकोनॉमिक और उससे ऊपर इकोनॉमिक। तो इसको फर्दर और डिटेल में आगे की स्लाइड में समझेंगे। तो मोटा मोटा हमें क्या समझ में आया कि 3 एक्सिस है। जियोलॉजिकल एक्सिस, अगर इसके क्रम से अगर इसको पढ़े तो इकोनॉमिक एक्सिस, फिजिबिलिटी एक्सिस और जियोलॉजिकल एक्सिस, 3 एक्सिस हो गए। जो स्टैंड करता है फर्स्ट वो इकोनॉमिक है, सेकंड स्टैंड फिजिबिलिटी के लिए करता है और थर्ड स्टैंड जियोलॉजिकल एक्सिस के लिए करता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर समझते हुए इस यूनिवर्सिटी क्लासिफिकेशन को, कोडिंग को अगर हम लाए तो इस चार्ट में हम समझ सकते हैं। जैसे जियोलॉजिकल एक्सिस पे 4 रिकन्सेंस, 3 प्रोस्पेक्टिंग, 2 जर्नल एक्सप्लोरेशन और 1 डिटेल एक्सप्लोरेशन। इकोनॉमिक एक्सिस पे इंटरसिंकली इकोनॉमिक, पोटेंशियल इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। फिजिबिलिटी एक्सिस पे जियोलॉजिकल स्टडी, प्री फिजिबिलिटी स्टडी और फिजिबिलिटी स्टडी। तो 1-1-1 का आ रहा है जब डिटेल एक्सप्लोरेशन किसी डिपॉजिट का कर लिया है, फिजिबिलिटी स्टडी भी कराई है और इकोनॉमिकली भी है वो, तो 1-1-1 मिल जाएगा उस रिजर्व को। इसी तरह से अगर डिटेल एक्सप्लोरेशन, जनरल एक्सप्लोरेशन किया हुआ है तो थर्ड जो एक्सिस है उस पर वो 2 आ जाएगा। भले ही उसकी फिजिबिलिटी है तो 1, यहाँ उसको 1 मिल भी जाएगा तो ये 2 रहेगा। और इकोनॉमिक भी है तो 1-1-2 हो जाएगा। 1-1-2 हो जाएगा। और इसी तरह से ये इंडियन MEMC रूल में जो प्रूव्ड रिजर्व है उसको कैटेगराइज 1-1-1, 1-2-1 और 1-2-2 किया गया है। इसी पार्ट को फर्दर इसमें एक्सेप्टेबल है। 1-1-1, 1-2-1 और 1-2-2 को ही रिजर्व में इंक्लूड किया गया है। रिजर्व 1-1-1 प्रूव्ड है और 1-2-1 और 1-2-2 प्रोबेबल रिजर्व है। उसको फर्दर हम और डिटेल से समझ लेंगे कैसे 1-2-1 और 1-2-2 को प्रोबेबल रिजर्व में कहाँ से आता है। इसको और डिटेल देखें तो हमारा कोई प्रोजेक्ट है, जियोलॉजिकल एक्सिस पे अगर वो रिकन्सेंस या जस्ट एक प्रोस्पेक्टिंग लेवल पे है तो उसको 4 या 3 मिलेगा। और फिजिबिलिटी पे वो अगर सिर्फ उसकी जियोलॉजिकल स्टडी हुई है तो वहाँ भी उसको 3 मिलेगा। और इकोनॉमिक का अगर वो जब डिटेल एक्सप्लोरेशन ही नहीं है तो वो इकोनॉमिक का उसका पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है जो 3-3-3 या 3-3-4 पर है, नॉन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कहलाएंगे। फिर फर्दर उनकी अगर थोड़ी इकोनॉमिक स्टडी हुई और जियोलॉजिकल एक्सिस पे भी वो अगर उसका जनरल एक्सप्लोरेशन की तरफ आए तो 2-2 जियोलॉजिकल एक्सिस को 2 मिल गया, इकोनॉमिक में भी उसको 2 मिल गया और फिजिबिलिटी पे भी मान लीजिए 2 मिला है। प्री फिजिबिलिटी स्टडी करा ली हमने
या ऐसा कोई डिपॉजिट जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी है और इकोनॉमिक पे पोटेंशियल इकोनॉमिक है और जियोलॉजी स्टडी उसकी जियोलॉजिकली 1 पे प्रूव कर लिया हमने तो भी 2-1 है। तो 2-1 2-2 ये जो प्रोजेक्ट है ये पोटेंशियली इकोनॉमिक प्रोजेक्ट कहलाएंगे। फिर उसकी पूरी इकोनॉमिक स्टडी हो गई है, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई है, जियोलॉजिकल एक्सिस पे भी 1 है तो 1-1-1, या उसकी फिजिबिलिटी जियोलॉजी स्टडी है 1-1-2 या 1-1, इस तरह के जो प्रोजेक्ट होंगे वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कहलाएंगे। अभी कैसे आते हैं 1-1-1, 1-1 और 1-2, इसी को हमको समझना है। खास हमारा पूरा चैप्टर जो है हमारा डिपॉजिट और डिपॉजिट के बाद में जो रिजर्व कैलकुलेशन होती है वो 1-1-1 और 1-1 पे कैसे कैटेगराइज होता है, उसको प्रैक्टिकली कैसे कोडिंग दी जाती है, उसी को समझना है हमें। तो जो हमने बात की थी जो क्रिस्को को जो रिकमेंडेशन को जो गवर्नमेंट ने MEMC रूल में जो इंक्लूड किया है वो क्या एडवाइस है, वो क्या रिकमेंडेशंस हैं। क्रिस्को में डिपॉजिट को रिजर्व को मेजर्ड, इंडिकेट और इन्फर्ड में कैटेगराइज किया जाता है। किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है इसे हम फर्दर स्लाइड्स में एक देख लेते हैं मोटा मोटा कि क्रिस्को में मेजर्ड और इंडिकेट और इन्फर्ड, इसमें रिजर्व को कैटेगराइज किया जाता है जब किसी बॉडी का डिटेल में एक्सप्लोरेशन किया है। डिटेल मतलब जो रिक्वायर्ड है उस बॉडी के लिए, जिस स्पेसिंग पे उसकी बोर होल रिक्वायर्ड है। मान लीजिए लाइमस्टोन के लिए अभी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो रिकमेंडेशन डिटेल एक्सप्लोरेशन के लिए है वो है 200/200। उससे कम पे अगर 400/400 तक किया है तो दैट इज कॉल्ड जनरल एक्सप्लोरेशन। उससे भी कम पे किया है तो वो G3 पे चला जाएगा। और सिर्फ रिकॉन्सेंस वगैरह ऊपर से जियोलॉजिकल कुछ सैम्पलिंग उठाई है, चिपिंग उठाई है और जियोलॉजिकल मैप बनाया है तो वो रिकॉन्सेंस पे चला जाएगा, G4 पे चला जाएगा। तो इसी तरह से इसमें जब डिटेल एक्सप्लोरेशन है तो वो मेजर्ड रिजर्व कहलाएगा। मेजर्ड में भी माइनेबल पार्ट वो मेजर्ड में आएगा। फिर उसमें अगर जनरल एक्सप्लोरेशन किया हुआ है तो इंडिकेट कहलाएगा और सिर्फ एक आधा होल मार के प्रूव करने की कोशिश की है तो इन्फर्ड में चला जाएगा। तो ये क्रिस्को की एडवाइस है। इसी को फर्दर मेजर में से प्रूवन जो 1-1-1 निकलता है और प्रोबेबल जो 1-1 और 1-1 निकलता है, 1-1 और 1-2 निकलता है, जो यूनिवर्सिटी में जो उसको अडोप्ट किया गया है। क्रिस्को से यूनिवर्सिटी कैसे कन्वर्ट होता है वो प्रूवन और प्रोबेबल, तो मेजर से प्रूवन और प्रोबेबल जाता है और इंडिकेट से भी प्रोबेबल में आ सकता है। तो ये प्रूवन और प्रोबेबल जो 1-1-1 और 1-1 और 1-2 कन्वर्ट होते हैं बाद में। इसको अब हम पूरा हमारे प्रैक्टिकली रिजर्व पे कैसे आता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक स्लाइड में जस्ट बताया कि मेजर से प्रूवन और प्रोबेबल जाएगा और इंडिकेट से सिर्फ प्रोबेबल पॉसिबल है। तो ये प्रूवन और प्रोबेबल में कैसे रिजर्व कन्वर्ट होता है। अब जैसे हमने बात की कि प्रोजेक्ट 331 या 334 में और स्टडी हुई तो वो 221 और 222 और 2113 जो पोटेंशियल इकोनॉमिक हुआ। फिर उसके और स्टडी हुई तो इकोनॉमिक हुआ, 111 हुआ, 121 हुआ और 122 हुआ। तो यहाँ उसको डिटेल से समझ लेते हैं। जियोलॉजिकल रिसोर्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो 334, 332, 334, 333, 332, 331 है। 1 पे अभी 1 पे उसका डिटेल एक्सप्लोरेशन हो गया है लेकिन उसका इकोनॉमिक और फिजिबिलिटी पता नहीं है। तो ये 331, 332 फर्दर आ गए। फिजिबिलिटी स्टडी करा ली हमने इसकी, मतलब इसका जो तीसरा सेकंड एक्सिस है जो 3 उसको हम 2 पे लिया है। तो ये चेंज हो गया हमारे पास 222, 221 और 211। 211 उसकी फिजिबिलिटी स्टडी जियोलॉजिकली प्रूव कर दिया 1 को और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करा दी है, लेकिन इकोनॉमिक अभी पता नहीं है। तो 211, 221 उसकी जियोलॉजिकली प्रूफ हो गया है, प्री फिजिबिलिटी स्टडी हुई है और इकोनॉमिक का पता नहीं है। 221, 222 अभी जियोलॉजिकली भी जनरल एक्सप्लोरेशन हुआ है
प्री फिजिबिलिटी हुई है और इकोनॉमिक का पता नहीं है, तो ये फिजिबिलिटी रिसोर्स हो गए। ये रिसोर्स कन्वर्ट होंगे रिजर्व में। जब इसकी इकोनॉमिक स्टडी हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू पता चल जाएगी, तो 111 211 जो है वो 2111 में चेंज हो जाएगा, 221 जो है 121 में चेंज हो जाएगा, और 222 है वो 122 में चेंज हो जाएगा। तो ये तीनों पार्ट यहाँ हम बता रहे हैं रिजर्व कहलाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास रिजर्व निकल के आता है। अभी ये इकोनॉमिक में कौन सा पार्ट आता है, कौन सा पार्ट इकोनॉमिक में गिना जाएगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा पार्ट फिजिबिलिटी कहलाएगा, कौन सा पार्ट जियोलॉजिकली में भी चौथा G4 कहलाएगा, कौन G3 कहलाएगा। तो इकोनॉमिक में तीन एक्सिस, तीन कोड है, E3, E2 और E1। E3 इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक है, जो सिर्फ रिकन्सेंस स्टडी हुई है, डिटेल और रिकन्सेंस स्टडी या डिटेल तक, थोड़ा बहुत डिटेल तक गए हैं, और एक रफ एस्टिमेशन है। ग्रेड का जो एक रफ एस्टिमेशन है, ग्रेड अभी कंफर्म ग्रेड पता नहीं है, या जो इकोनॉमिक ग्रेड होती है उससे बिलो पे है, कट ऑफ ग्रेड से बिलो पे है, या कुछ ऐसा पार्ट जो फॉरेस्ट लैंड में या जो गवर्नमेंट की जो स्टैट्यूटरी लीगल्स बाउंड्रीज लिमिटेशंस होती है वहाँ अटका हुआ पार्ट है, जिसको अभी हम कन्वर्ट नहीं करा पाए हैं। कन्वर्ट कराने में इकोनॉमिकली पैसा लगेगा, रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो ऐसा डिपॉजिट है। ये सारा डिपॉजिट आज की तारीख में इकोनॉमिक नहीं है, इंटरसिकली इकोनॉमिक कहलाएगा। पोटेंशियली इकोनॉमिक जिसका जनरल एंड डिटेल एक्सप्रेशन हुआ है, जो मार्जिनल ग्रेड पर है, उसकी ग्रेड अगर अपन ने चेक की तो मार्जिनल ग्रेड है, लेकिन और जनरल उसका कुछ फॉरेस्ट से ऐसा है कि उसमें इजी पता चल रहा है कि हाँ इसको हम चेंज करा सकते हैं, लैंड यूज हमें इजी समझ में आ रहा है कि हाँ अभी अटका हुआ है, लेकिन रूल रेगुलेशन समझ में आ गए कि इसका चेंजेस पॉसिबल है, तो वो पोटेंशियली इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक पार्ट कौन सा है, जिसकी ग्रेड इकोनॉमिक है, पूरी ग्रेड चेक कर ली हमने, मार्केटेबल ग्रेड है, डिटेल एक्सप्लोरेशन हो गया है, और लैंड यूज भी क्लियर है, जिसका लैंड यूज पूरी तरह से क्लियर है, कहीं कोई ब्लॉक अटक नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम इजीली वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, किसी तरह से अटक नहीं रहा है, लीगल में या स्टैट्यूटरी में भी नहीं अटक रहा है, तो वो रिजर्व का इकोनॉमिक पार्ट आ गया। तो इस तरह से हमने समझ लिया E3, E2 और E1 को। फिजिबिलिटी में सिंपली अगर मोटा मोटा समझे तो हमने डिपॉजिट की सिर्फ जियोलॉजिकली स्टडी की है, दैट इज ए फिजिबिलिटी। प्री फिजिबिलिटी स्टडी की है, जिसमें ये 8 या 9 पॉइंट है, उसमें उसका हर एक पॉइंट पे एक जनरल स्टडी करके हमने एक रिपोर्ट बनाई है, प्री फिजिबिलिटी स्टडी। और फिजिबिलिटी स्टडी डिटेल उसकी स्टडी की है, उसके 9 पॉइंट जो है, जिसमें जियोलॉजी, माइनिंग, एनवायरमेंटल, प्रोसेसिंग, कॉस्टिंग, मार्केटिंग, इकोनॉमिक, अदर फैक्टर्स, ये जितने भी पॉइंट है उस पर डिटेल स्टडी करके जो रिपोर्ट बनाई है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में आ जाएगा। इस तरह से वो 3 to 1 में फिजिबल पे 3 to 1 इस तरह से बढ़ता है। जियोलॉजिकल एक्सिस में तो पता ही है कि सिर्फ रिकन्सेंस सर्वे किया हुआ है, एयरबॉर्न सर्वे है, एरियल सर्वे है, तो इस तरह का ही रिपोर्ट है हमारे पास। तो रिकन्सेंस G4 पे चला जाएगा। G3 नीचे ज़मीन पे चल के हमने कुछ प्रोस्पेक्टिंग की है, ट्रेंचिंग, पिटिंग, कुछ सैम्पलिंग उठाई है, तो वो प्रोस्पेक्टिंग में चला जाएगा। जनरल एक्सप्लोरेशन किया है, पर्टिकुलर ग्रिड पे लार्ज स्पेसिंग पे ग्रिड पे हमने उसमें बोरहोल किए हैं, तो वो जनरल एक्सप्लोरेशन में चला जाएगा। डिटेल एक्सप्लोरेशन जो रिक्वायर्ड ग्रिड है उसी ग्रिड पे हमने पैटर्न पे बोरहोल किए हैं और उसकी ग्रेड निकाली है और उसकी पूरी केमिकल एनालिसिस करवाई है, तो वो डिटेल एक्सप्लोरेशन में चला जाएगा। तो इस तरह से जियोलॉजिकल एक्सिस पे 4, 3, 2, 1 अलॉट होता है। तो जियोलॉजिकल एक्सिस पे रिकन्सेंस में G4, प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन पे G3, जनरल एक्सप्लोरेशन में G2 और डिटेल एक्सप्लोरेशन में G1 अलॉट होता है। यहाँ और समझने के लिए कि G4 पे क्या क्या सर्वे में G4
पे कहलाएगा, G3 में कौन कौन से सर्वे पे G3 कहलाएगा, डिटेल में कौन से सर्वे, जनरल एक्सप्लोरेशन में कौन से सर्वे हैं, और G1 में किस स्केल पे मैपिंग करनी है, किस स्केल पे फर्दर। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने जो इसके रूल रेगुलेशन हर मिनरल के लिए अलग से निकाल रखे हैं कि G1 में किस ग्रिड स्पेसिंग और किस स्पेसिंग पे किस ग्रिड पैटर्न पे डिटेल एक्सप्लोरेशन करना है, तभी G1 पे आएगा। G2 उससे कम पे किया तो G2 पे चला जाएगा। उसमें और रूल रेगुलेशन फर्दर क्लासिफाइड किए हुए हैं, इसी MEMC रूल में ही है। अब एक हम MCDR 2017 के जिस रूल की हमने स्टार्ट में पढ़ा था, उसको और वापस मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि द होल्डर ऑफ ए माइनिंग लीज शैल कैरी आउट डिटेल एक्सप्लोरेशन G1 लेवल ओवर द एंटायर पोटेंशियली मिनरलाइज्ड एरिया अंडर द माइनिंग लीज within a period of 5 years from date of opening of the mine after execution of such mining lease। हर माइनिंग लीज के ओनर को 5 साल के अंदर अंदर G1 लेवल पे लाना है। अगर एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज है तो उसको 2017 जो रूल कमिटमेंट हुए उसके बाद 5 साल के अंदर यानी कि 2022 तक अपने डिपॉजिट को G1 पे लेके आ जाना है। तो हर डिपॉजिट को G1 पे यानी कि जियोलॉजिकल एक्सिस पे 1 पे लाना है। ये रूल 2017 में इस्टेब्लिश्ड है। तो मिनरलाइज्ड एरिया, एक वर्ड आ रहा है मिनरलाइज्ड एरिया, G1 लेवल पे किसको लाना है, मिनरलाइज्ड एरिया को, पोटेंशियली मिनरलाइज्ड एरिया को। ये वर्ड दोनों ही रूल में क्लियरली स्पेसिफाई किया है MCDR 2017 में। तो मिनरलाइज्ड एरिया को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको हमें G1 पे लाना है। तो ये कोई लीज़ है, मोटा मोटा इसको लीज़ को ऐसे मान लेते हैं हम, ये जो बाउंड्री है ये मान लीजिए लीज बाउंड्री है। अब इस पर क्या पैटर्न से हमको अप्लाई करना है। तो ये कॉन्टैक्ट हमने जोन जियोलॉजिकली मैपिंग में निकाला, तो ये कॉन्टैक्ट जोन आया। इस कॉन्टैक्ट जोन को भी प्रूव करना होगा। तो यहाँ कुछ होल मैंने लगाए हैं, लेकिन ये होल जैसे यहाँ नहीं लगाया है, मैंने यहाँ नहीं लगाया है। ग्रिड पैटर्न डिसाइड है IBM की तरफ से, फिर भी यहाँ छोड़ दिया मैंने, यहाँ छोड़ दिया है। तो जब आपका कॉन्टैक्ट जो बोर होल के थ्रू प्रूव हो जाए कि ये बोर होल लगाया, जो ये बोर होल इस कॉन्टैक्ट को प्रूव कर देगा, ये बोर होल प्रूव कर देगा, ये बोर होल यहाँ प्रूव कर रहा है, ये बोर होल यहाँ प्रूव कर रहा है, ये एक कम स्पेस पे लगा के प्रूव करने की कोशिश की है। जब आपका प्रूफ हो गया है मिनरलाइज्ड और नॉन मिनरलाइज्ड का कॉन्टैक्ट, तो नॉन मिनरलाइज्ड में IBM नहीं कह रहा है उस पैटर्न पे G1 लेवल पे लाने के लिए। मिनरलाइज्ड पोटेंशियल एरिया, जो ये मिनरलाइज्ड पोटेंशियल एरिया है, इस पे जो ग्रिड रिक्वायर्ड है या जो ग्रिड IBM ने डिसाइड की हर मिनरल के लिए जो अलग अलग डिसाइड की हुई है, उसी पैटर्न पे यहाँ पे हमें एक्सप्लोरेशन करना होगा, उस पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो करना होगा। तो मान लीजिए लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन में IBM ने 200x200 पे रिक्वायर्ड जो ग्रिड है 200x200 है। तो 200x200 पैटर्न पे हम बोरहोल प्लान करेंगे और बोरहोल की पूरी डिटेल एक्सप्लोरेशन की क्वालिटी केमिकल एनालिसिस कराएंगे। केमिकल एनालिसिस के बाद जो भी फर्दर एक्शन है वो पूरा कंप्लीट करके इससे जो रिजर्व आएगा उसको कैटेगराइज करना होगा हमें। तो सीधा क्लियर कट है IBM के MCDR रूल 2017 के अकॉर्डिंग कि जियोलॉजिकल एक्सिस पे तो 1 लाना ही है। तो आपके पास डिपॉजिट 111, रिजर्व जो हो गया 111 और 121, क्योंकि तीसरा एक्सिस जियोलॉजिकल पे 1 लाना ही है। तो 121 को अभी IBM जो रिजर्व में 121, 111, 121 और 122 को 3 को रिजर्व बोलता है IBM 3 कोड पे। लेकिन अभी क्लियर कट कर दिया IBM ने कि तीसरा एक्सिस तो 1 लाना ही है, तो 111 और 121 ही आपका रिजर्व में आ रहा है। यहाँ ये मिनरलाइज्ड एरिया और नॉन मिनरलाइज्ड एरिया को क्लियर करने के लिए अभी मैंने इस पूरे एग्जाम्पल को हमने समझा है। अभी इस मिनरलाइज्ड एरिया में भी हमारा 111 और 121 कैसे हमारा रिजर्व आता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे आता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने ये पहले भी देख लिया कि 334, 333, 332, 331 क्या है। तो ये रिसोर्सेज हैं, जियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं।
इससे पहले हमारा डिपॉजिट कैसे कैटेगराइज होता है सेक्शन पे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैटेगरी है क्या क्या एक्सिस पे। तो ये वही चीज़ समझा रही है स्लाइड कि रिकॉन्सेंस मिनरल रिसोर्स 334, इसका सिर्फ रिकॉन्सेंस हमारे पास सिर्फ रिकॉन्सेंस रिपोर्ट है। इन्फर मिनरल रिसोर्स जहाँ हमारे पास कुछ थोड़ा हम एक रिकॉन्सेंस से ऊपर गए हैं, प्रोस्पेक्टिंग लेवल पे आए, इसलिए जब प्रोस्पेक्टिंग लेवल है और रिकॉन्सेंस लेवल है तो इकोनॉमिक और ये तो स्टडी हुई ही नहीं होगी वहाँ की फिजिबिलिटी स्टडी। तो इंडिकेट मिनरल रिसोर्स 332 एक स्टेप और ऊपर आए, जनरल एक्सप्रेशन किया। मेजर्ड मिनरल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसकी जियोलॉजिकल एक्सिस पे डिटेल एक्सप्रेशन कर लिया है हमने, लेकिन अभी इकोनॉमिक और फिजिबिलिटी पता नहीं है, तो ये रिसोर्स हो गए। अब मिनरल रिजर्व कौन सा हुआ, तो यही रिसोर्स में से जो मेजर मिनरल रिसोर्स होगा और जो इंडिकेट मिनरल रिसोर्स होगा, फर्दर यही रिजर्व में कन्वर्ट हो सकता है। 331 ही की स्टडी अगर हम 111 पे कर लेंगे तो ये दोनों एक्सिस तो 111 हो जाएगा, और 332 को अगर दोनों को 11 121 122 या इसी को 331 को 121 पे ला सकते हैं, तो ये भी रिजर्व प्रोबेबल रिजर्व हो जाएगा। तो मेजर मिनरल रिसोर्स और इंडिकेट मिनरल रिसोर्स कन्वर्ट हो सकता है प्रूव और प्रोबेबल मिनरल रिजर्व में। तो मिनरल रिजर्व की कैटेगरी क्या एमईएमसी रूल में डिसाइड करें कि 111, 121 और 122। इसमें भी अभी हमने देख लिया कि 122 अब आईबीएम ने एमसीडीआर 2017 के अकॉर्डिंग सभी को जो तीसरा एक्सिस है जियोलॉजिकल एक्सिस, जो तीसरा एक्सिस है उसको हमें 1 पे लाना ही है, तो ये सिर्फ 111 और 121 रह गया है। अभी 211, 221 और 222 ये कौन से रिसोर्स हैं, फिजिबिलिटी मिनरल रिसोर्स, प्री फिजिबिलिटी मिनरल रिसोर्स, तो इनको भी समझने की कोशिश करना होगा हमें। फिजिबिलिटी मिनरल रिसोर्स और प्री फिजिबिलिटी मिनरल रिसोर्स बेसिकली क्या है, यहाँ इसको और टेबल में समझाया है। 111, 121, 122 रिजर्व है, और रिमेनिंग रिसोर्स कौन से है, 211, 221, 222, 331, 332, 333। 331, 332, 333 तो मिनरल रिसोर्स है, जो कि 333 जनरल जियोलॉजिकल रिपोर्ट है, 333 प्रॉस्पेक्टिंग रिपोर्ट है, 332 जनरल जियोलॉजिकल प्रॉस्पेक्टिंग है, और 331 जो डिटेल प्रॉस्पेक्टिंग की हुई है। अभी 222, 221 और 211 कौन से रिसोर्स है, बेसिकली जो 111 और 121 और 122 जो रिसोर्स है, इसमें भी जो ब्लॉकेज जहाँ ये जो ब्लॉक हो रहे हैं इकोनॉमिक एक्सिस पे, जो अभी इकोनॉमिक नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए लीज बाउंड्री में ब्लॉक हो रहे हैं, या बेंचेज जो अपनी माइनिंग पिट जो डिजाइन किया उसकी जो बेंचेज में ब्लॉक हो रहे हैं, या कोई स्टेचुरी बाउंड्री में ब्लॉक हो गया, कोई जिससे पहले डिस्कस किया था कि टू इकोनॉमिक एक्सिस पे 2 पे कब जाएगा, कोई फॉरेस्ट लैंड स्टेचुरी या लीगल लैंड में फंस रहा है, या कोई मान लीजिए आपकी लीज से कोई बड़ा कैनाल या नाला कट रहा है, उसकी 50 बाई 50 मीटर छोड़ने का जो रूल है, उसमें जो जियोलॉजिकली प्रूफ है, फिजिबल भी है, लेकिन वहाँ जो ब्लॉक हो रहा है तो इकोनॉमिकली पार्ट वो ब्लॉक हो गया, तो वहाँ पे भी वो भी 221 या 221 या 211 में जाएगा। तो इस तरह के जो ब्लॉकेज जो रिजर्व प्रूव हो गया 11 में, उसमें भी जो ब्लॉक हो रहा है तो दैट वो 211 और 221 और 22 में जाएगा। यहाँ प्रैक्टिकली एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। जो रेड कलर से मार्क्ड है, जो डिटेल एक्सप्रेशन है, बोरहोल इसमें जो बोरहोल है वो डिटेल एक्सप्रेशन पे ग्रिड पैटर्न पे किया हुआ है, तो वो मेजर्ड है और 111 पे प्रूव में आएगा। जो पर्पल कलर से मार्क है वो डिटेल एक्सप्रेशन में नहीं है, वह थोड़े क्लोज इस पे लार्ज डिटेल एक्सप्रेशन से ज़्यादा स्पेस पे ड्रिल किए हुए हैं, तो वो 122 में चला जाएगा। और जो ब्लू कलर से मार्क है वहाँ एक आधा होल लगा के या बहुत ज़्यादा ही लार्ज स्केल पे ग्रिड पैटर्न पे कोई बोर होल लगाया हुआ है, उसमें जो रिजर्व निकाला है तो वो इन्फर्ड रिजर्व तो 333 पे चला जाएगा, तो वो सीधा मिनरल रिसोर्स कहलाएगा। और जो
इंडिकेट में है जो 1 to 2 वो प्रोबेबल मिनरल रिजर्व में आ जाएगा, और जो मेजर्ड है वो प्रूव मिनरल रिजर्व में आ जाएगा। इसको IBM पहले हम माइनिंग प्लान में इंक्लूड करते थे, लेकिन अभी IBM के अकॉर्डिंग जो 1 to 2 है वो रिजर्व रखना ही नहीं है, उसको सीधा 1 जो थर्ड एक्सिस उसको 1 पे लाना ही है। तो 111 और 121 पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि 111 है तो फिजिबिलिटी स्टडी हमने की होगी, तो IBM के अकॉर्डिंग ये हो गया कि 111 में लाओ आप पूरे रिजर्व को और बाकी को रिसोर्स में डाल दो, जैसे कि इस सेक्शन में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो क्लियरली जो डिटेल एक्सप्लोरेशन है उसको 111 में ले लिया और बाकी को पूरे को ही रिसोर्स में डाल दिया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पर्पल कलर से हमने मार्क किया दैट इज अल्टीमेट पिट लिमिट है। तो अल्टीमेट पिट लिमिट जो आपका पिट लिमिट आपने जो डिज़ाइन की है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमने 221, 222 और 211 को जो हमने रिमेनिंग रिसोर्स में डाला था वो कहाँ से आता है। तो कुछ आपकी बेंच में जो मान लीजिए आपका अल्टीमेट पिट लिमिट अभी यहाँ से निकल रहा है, अगर आपका अल्टीमेट पिट लिमिट इस तरह से कोई डिज़ाइन होता कि आपके 111 का कोई पार्ट इसमें आ रहा होता, तो ये 111 का पार्ट फिर क्योंकि इकोनॉमिक नहीं है तो 211 हो जाता। और मान लीजिए अल्टीमेट पिट लिमिट अगर आपके 121 पार्ट में से निकलता तो फिर वो 1 इकोनॉमिकली 221 हो जाता। इकोनॉमिक एक्सिस पे वो पहला एक्सिस आपका 2 हो जाता, तो 221 रिमेनिंग रिसोर्स हो जाता। इसी तरह से इंडिकेट पार्ट में से कोई अगर आपका रिसोर्स 122 में निकल रहा है तो वो 222 रिमेनिंग रिसोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जो बेंचिंग में अगर फंस रहा है तो वो आपकी बेंचिंग या जो बेंचिंग में फंस रहा है तो इस तरह से रिमेनिंग रिसोर्स हो जाएगा। और अगर कोई आपकी लीज बाउंड्री में फंस रहा है तो वो भी इकोनॉमिकली जियोलॉजिकली अगर वो 1 पे है प्रूव है, और अगर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी उसकी स्टडी है तो वो भी 1 है। तो कोई डिपॉजिट अगर 1 जियोलॉजिकल एक्सिस 1 है, फिजिबिलिटी एक्सिस 1 है, लेकिन क्योंकि वो इकोनॉमिकली अभी आप स्टेचुरी या लीगल बाउंड्री में फंस रहा है तो 211 हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसे ही आपका कोई कैनाल लीज बाउंड्री से जा रही है या कोई जो नाला जो रेगुलर सीजनल बेसिस पे जो रेगुलर आपके यहाँ से पानी का कोई कैनाल है या पानी का कोई नाला है जो बहता है लीज बाउंड्री में, तो उसकी दोनों तरफ 50 बाई 50 मीटर आपको लैंड छोड़नी होती है अकॉर्डिंग MCR रूल 2016 बोलो या उससे पहले जो MCR रूल अपने एप्लीकेबल था। तो उस लीज बाउंड्री में जो उस बाउंड्री में जो फंस रहा है रिजर्व वो भी इकोनॉमिकली माइनेबल नहीं है, स्टेचुरी ब्लॉकेज हो रहा है, तो वो भी 211 हो जाएगा। अगर जियोलॉजिकली प्रूफ है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट है तो 211 हो जाएगा। तो इस तरह से वो रिमेनिंग रिसोर्स जो हमने पहले हमारी टेबल में देखा था कि 111 के अलावा और 121 और 122 के अलावा जो रिमेनिंग रिसोर्स में जो 211 और वो कैटेगरी कहाँ से आ रही थी, तो वो इसी का ये 211, 221 और 222 इसी तरह से रिमेनिंग रिसोर्स कहलाता है। और 1332 और 333 को तो हमने समझ ही लिया है, जब तक कि वो इकोनॉमिक और फिजिबिलिटी स्टडी नहीं हुई है, जियोलॉजिकली सिर्फ जियोलॉजिकली प्रूव्ड है तो वो रिसोर्स में ही रहेगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है अपने यूनिवर्सिटी रूल को MEMC रूल में किस तरह से इंक्लूड किया गया, और MEMC रूल जो मिनरल एविडेंस और मिनरल कंटेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजर्व को प्रैक्टिकली हम कैसे कोडिंग करते हैं। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। इस तरह की लास्ट में टेबल बनती है जो माइनिंग प्लान में इंक्लूड की जाती है, वही टेबल जो अभी हमने आगे समझने की कोशिश की थी। इसी टेबल को लास्ट में हम फाइनली हमारे रिजर्व में से जो जो क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी को 111 में कितनी क्वांटिटी मिलियन टन में आई, 121, 122 में कितनी क्वांटिटी आई, 211 में क्या ब्लॉकेज हुआ, 221 में क्या ब्लॉकेज हुआ, 222 में क्या ब्लॉकेज हुआ, इस वो क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी। लेकिन ये रिसोर्स रिमेनिंग रिसोर्स कहलाएगा। और मेजर मिनरल रिसोर्स क्या है, इंडिकेट मिनरल रिसोर्स क्या है, इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स क्या है, ये क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी। इसी तरह से सारी क्वांटिटी को करके टोटल रिजर्व प्लस रिसोर्स कितना है वो यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली कैटेगराइज भी हो गया और सेपरेशन भी हो गया रिजर्व और रिसोर्स का। तो ये फाइनल टेबल इंक्लूड की जाती है माइनिंग प्लान में। तो दोस्तों आई होप
आपने अच्छे से समझा होगा। और कोई अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत हुई हो या कोई क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप क्वेरी को अटेंड करने की और उसे सॉल्व करने की, उसका आंसर देने की। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।